and warm greetings from Nepal to all the comrades, dear friends of India, especially the friends of AISF who are organizing this Facebook Live on the issue of Indo-Nepal relationship, and I'm going to talk about about this in accordance to the historical materialist perspective. We are talking about Indo-Nepal relationship at this time when our media, especially the media of India, the right-wing medias, they are claiming that Nepal is doing something wrong regarding to the map, regarding to recently yesterday's our Prime Minister speech about the Ram, about Ayodhya. And what I think is these are the distractions of the real agendas when we talk about Nepal India relationship, Indo Nepal relationship. What we see in this domain is the genuine agendas and people's agendas are superseded by these distractions. They are muted and almost collapse. Sushil Kumarji has said that to talk me about this agenda in Hindi, but I don't know how my Hindi is because this is the first time that I will be talking in Hindi and I will use both language Hindi and English. सो हम ये बात बताना जा रहे हैं कि नेपाल और इंडिया के जो रिश्ते में आज दरार सी बात जो इंडिया के मीडिया में कहीं नेपाल में भी ऐसे कहा जाता है कि नेपाल में व्यापक एंटी इंडियन मेंटालिटी है। ये क्यों है? सिर्फ एंटी इंडियन मेंटालिटी ही है और भी कुछ है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि जब कोई खेल का बात करे तो बहुत से मेरे दोस्त जो आंदोलन में है, जो नहीं भी है, ये जो नेपाल में है, वहाँ से बहुत से लोग इंडियन क्रिकेट का फैन भी है, इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत नज़दीक भी है। मैं समझना चाहता हूँ उस दिन जब एक साल हुआ, ज़्यादा हुआ, एक साल से कुछ ज़्यादा हुआ, तो हम along with my friends I have visited to Begusarai and to learn, to observe and to put solidarity on the election for the candidate of CPI. सो ऐसा भी कुछ रिश्ते हैं जो पहले से जो मजबूती से जो पीपल टू पीपल रिलेशन हम कहते हैं, जो जनता के बीचों में कुछ रिलेशन है और कुछ रिलेशन जो नेशन बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है, जो रूलिंग एलाइट जो पॉलिसी बनाते हैं तो वही डिफाइन करते हैं। तो अभी क्या है कि अलग अलग युग में ये जो रिलेशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम सामंतवादी युग के बात करें तो उस वक्त का रिलेशन कुछ और है, और आज का नेपाल भारत का संबंध को के अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टुडेज इंडिया एंड नेपाल, देन वी हैव टू keep in mind that today's relation is more related or rooted towards the capitalism. आज के पूंजीवाद, क्योंकि आज के इंडिया पूंजीवादी इंडिया है, नव उदारवादी इंडिया है, और आज के नेपाल जो प्रजातांत्रिक है, जो गणतांत्रिक है, जो आपने भी चाहा था कि कुछ साल पहले ये राजशाही थे और अभी हम गणतंत्रात्मक मुल्क हुए हैं, तो ये भी एक प्रकार से पूंजीवादी नेपाल है। तो जब हम ये रिश्ते के बात करते हैं तो इसको हमें समझ लेना चाहिए कि ये दो देश के जो रिश्ते हैं ये पूंजीवादी बुनियाद पर खड़ा है, और ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो इकोनॉमिक बेस में खड़ा होता है। जैसे कि जब हम हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के बात करते हैं, जब हिस्टोरिकल कंसेप्शन के बात करते हैं, तो जब देश ही नहीं था, व्हेन देयर वाज नो इंडिया, व्हेन देयर वाज नॉट नेपाल एज इट वाज बिफोर, सेम लाइक दिस, व्हेन देयर वाज नो इंडिया एज इट वाज बिफोर which we see in front of us, then ये दो जो देश अभी जैसा नहीं थे, तो उस वक्त का जो
रिलेशन था, पीपल का रिलेशन था। यहाँ के लोग, वहाँ के लोग इधर उधर जाते थे अपने सर्वाइवल के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल होने के लिए, अपने ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ से उधर जो जाते थे। और उसी दौरान में जो अभ्यास के जो कल्चर उन्होंने बनाया, वो भी हमें समझना चाहिए। लेकिन आज जिस कल्चर हम बना रहे हैं, जो मनोविज्ञान हम सेट कर रहे हैं, जिस तरीका का हम ये रिश्ता बना रहे हैं, और मानव सभ्यता जैसे अगाडि बढ़ा, तो देयर वी सी द क्लास स्ट्रगल, as Marx quoted that all the history of human civilization is basically the history of class struggle। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन के आधार है, वो भी क्लास स्ट्रगल के बुनियाद पर खड़ा होता है। तो हम अभी इस 30-40 मिनट के दौरान में ये क्लास स्ट्रगल का पूरा हिस्ट्री हम बता नहीं सकते। ये सारा इस वक्त में, क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने भी कुछ पढ़ा होगा, कुछ सोचते हैं, तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो ये प्रजातांत्रिक समय है 1950s का, जब भारत भी स्वतंत्र हुआ कॉलोनी से, उसी वक्त नेपाल भी स्वतंत्र हुआ राणाशाही से। और हम देखते हैं कि उसी वक्त में चाइना भी स्वतंत्र हुआ, और उधर एक रिवोल्यूशन हुआ माओ के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। तो ये जो 3 देश हम देखते हैं, और overall after the second world war, what happened in the world order, that we can see, and we have to think all these things regarding our relation as well। तो पहले क्या होता था, जब नेपाल के लोग कुछ पढ़ना चाहते थे, तो 10 का एग्ज़ाम जो होता है, हम कहते हैं कि मैट्रिक का एग्ज़ाम, तो वो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के लिए भी भारत जाना पड़ता था। यहाँ एजुकेशन का कुछ माहौल नहीं था। तो हम देखते हैं कि आफ्टर दैट कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जागीर के लिए, कुछ आमदनी के लिए जब कोई कुछ ढूंढता था, तो कहाँ पे जाना पड़ता था, तो वो हमारे बहुत लिमिटेड स्कोप थे, और हम भारत में ही जाते थे। तो कुछ उस प्रजातांत्रिक काल से आगे की बात करते हैं, तो जो इंडिया में लिबर्टी मूवमेंट हो रहा था, तो उस वक्त हमारा जो राणाशाही था, वो राणाशाही ने उस वक्त का जो कॉलोनियल रूलर था, ब्रिटिश इंडिया हम कहते हैं, ब्रिटिश लोग, आप लोग कहते हैं फिरंगी गोरे ऐसा, तो उनके समर्थन में कुछ सेना भी यहाँ से भेजा था अपने देश को रक्षा करने के लिए, और ताकि कोई ब्रिटिश का कोई भी हमला से बचने के लिए राणाशाही वो करता था। लेकिन जब इंडिया स्वतंत्र हो गया, हम देखते हैं कि आवर लीडर्स वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ some of the top leaders like Manmohan Adhikari, B.P. Koirala, who were communist and Congress leaders of Nepal, they were part of independent movement in India as well। ऐसे करके जो लीडर्स इंडिया का जो वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट देखकर नेपाल आए थे, वो भी यहाँ पे नेपाल के इंडिपेंडेंट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो ऐसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल भी कुछ इंटरट्विन्ड मैटर्स थे, कि हम सीख रहे थे इंडिया से, और इंडिया भी कुछ नेपाल के जनमानस से, लीडर से कुछ सीख रहे थे। हम देखते हैं कि जब नेपाल का रूलर, इंडिया का वो स्वतंत्रता सेनानी को जो भूमिगत आए थे नेपाल के जगह पर, तो वो जेल में भी डाले थे। लेकिन कुछ लोग जो क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्यूशनरी पीपल थे, उन्होंने जेल से छुड़वाया था। ऐसा भी कुछ हमारा हिस्ट्री है, थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन में। तो जब ये पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, जब ये इंटरनेशनल रिलेशन और इंडो नेपाल की बात करते हैं, ये सब रिलेशन आज हम एक अंदाज में, एक place में, while we keep in one place, then what we see is some different picture what they are showing in Indian media, especially in right wing media। जो दक्षिणपंथी मीडिया में दिखा रहा है कि ऐसा लगता है कि इंडिया वार में है। ऐसा तो हो रहा है कि लद्दाख में चाइना और इंडिया का कुछ डिस्प्यूट है, चाइना और पाकिस्तान का भी कुछ डिस्प्यूट है, और नेपाल और इंडिया का भी कुछ डिस्प्यूट है पॉलिटिकल लेवल में। लेकिन वैसा वार नहीं है, जैसे कि किसी ने कहा कि राम हमारा है, तो ये कह दिया कि अब हमारा राम उधर गया। मैं तो भगवान नहीं मानता,
राम तो सबका हो सकते हैं, तो राम इधर का हो और उधर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दिस इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंडो नेपाल रिलेशनशिप, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या दिखा रहा है, क्या आप लोग सुन रहे हैं, हम लोग क्या डिस्कशन देख रहे हैं, ये थोड़ा तकलीफ की बात है कि जब हम ओरिजिनल एजेंडा, जब वर्किंग क्लास, जब श्रमजीवी मजदूरों का जब बात होती है, तो उनका कोई भी एजेंडा इस रिलेशन में नहीं आता। तो ये रिलेशन, ये पॉलिसी, ये रेटोरिक कौन क्रिएट करता है? वो रूलिंग एलाइट क्रिएट करता है, उनके नाफा के लिए, उनके अपने स्वार्थ के लिए क्या ठीक है वो करते हैं। तो आज जितना भी जातिवाद का पूरा होता है, धर्म का पूरा होता है, बात होता है, तो these all agendas regarding gender, regarding religions, regarding identity, regarding class, ethnicity, these all are rooted towards the neoliberal politics. So who are handling this neoliberal politics? Some elites, some class, some capitalist class, some people who wants more profit. They are not human-centric, and they are doing all these थिंग्स रिगार्डिंग नेपाल एंड इंडिया रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं कि इतिहास में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेपाल के साथ कुछ ट्रीटी हुए, कुछ संधि हुए। हम 1950s का ट्रीटी बहुत चर्चा करते हैं कि उसे वो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है, शांति और मैत्री संधि 1950 का। तो यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी अभी खड़ा हुई थी, उसने कहा कि ये तो साम्राज्यवादी नीति है। नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआती चरण में ही उस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया था, प्रतिरोध किया था। तो लेकिन वो नेहरू, जो हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा समाजवादी भी थे, वो भी कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म से कुछ नाता थे, तो उनके नेतृत्व में जो सरकार वहाँ खड़ा था, जो स्वतंत्रता वहाँ आई थी, जहाँ कम्युनिस्ट और ऑल जो भारतीय स्वतंत्रता के लीडर्स थे और जनता थे, तो डेमोक्रेसी के साथ साथ उधर कैपिटलिज्म भी आया था। तो कैपिटलिज्म का क्या होता है कि कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी साथ साथ जा नहीं सकते। वो कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म का जो भी कैपिटलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ, संसार में हुआ, हम फ्रांस के रिवोल्यूशन देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इक्वालिटी, इक्विटी एंड फ्रैटर्निटी। But what we are seeing today, there is no equality, there is no fraternity, there is no any equity, there is nothing what they promised. This all what we see is war. What we see is greed. What we see is there is a prosperity at the top and a vast, a pervasive poverty on the ground. तो वो गरीबी के जो जग पे खड़ा हुआ जो समृद्धि है, वो इंडिया में भी हम देख सकते हैं, तो नेपाल में भी हम देख सकते हैं। तो वो जो कैपिटलिज्म का कैरेक्टर होता है कि नाफा के लिए, रिसोर्स के लिए सब चीज़ कब्जा करना चाहिए, ऐसा कुछ नीति कैपिटलिज्म लेकर आया। और नेपाल में भारत का इंटरेस्ट हम क्या में देखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हम पानी में देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज। हम देखते हैं कि गंडक समझौता, हम देखते हैं कि कोसी समझौता, और हम देखते हैं कि ये महाकाली समझौता जो 1990 के बाद आया। ये तीन समझौता हम में ये बता रही है कि ये सब चीज़ जो इंडिया रिलेशन में घर कर रहा है, वो पानी की बात है, वो जल स्रोत की बात है, दैट इज द वाटर पॉलिटिक्स। एंड वो जो वाटर का रिसोर्स है, वो रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जब हम देखते हैं नेपाल इंडिया के रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेड्स आए, हम देखते हैं कि 2017 नेपाल के जब हम विक्रम संवत कहते हैं 1960 के जस्ट शुरुआत में, just in the beginning of 1960s, there was the first blockade by India to Nepal. And we see within a decade, another blockade. And during the 1990, when there was here a revolutionary movement, हम कहते हैं कि जन आंदोलन हुआ था, वो राजशाही के विरुद्ध में, जो हम पंचायत कहते हैं, तो उसमें भी ब्लॉकेड हुआ था। और हम देखते हैं कि जब हमारे देश में भूकंप आया, भूकंप के कुछ बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेटेड हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में भी नाकाबंदी हुआ था। ये नाकाबंदी का पॉलिटिक्स क्या है?
कि जब हम देखते हैं जब नेपाल भी स्वतंत्र हो रहा था, वो अपना रिलेशन एक्सपांड करना चाहता था, तो जो इंडिया का कैपिटलिस्ट क्लास था वो नेपाल को अपने चंगुल में ही रखना चाहता था। इसका टोटल रिसोर्स अपने ही मातहत रखना चाहता था, इसका पानी हो व और भी कोई रिसोर्सेस हो। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछली बार की नेपाल के बहुत सी आदमी लोग they go to India for employment, but what we see is the many people they come from India and take bigger amount of money towards the India. It is 3 or 4 times great. It is ये जो मैं डाटा में प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ साल आगे का है, तो हम 1.5 खरब 1.5 बिलियन मनी जो इंडिया से नेपाल एम्प्लॉयमेंट के रेवेन्यू के और रेमिटेंस से वो लाते थे, तो यहाँ से 5 खरब से ज़्यादा मनी इंडिया जाता है। कि ऐसे में ये तो अंतर्निर्भरता की बात है, ये कोई डिपेंडेंसी का ही सिर्फ उसका ही बात नहीं था, ये इंटरडिपेंडेंस का बात था। तो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास वो भी बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि नेपाल कुछ अपने संधि करके चाइना से अपना रास्ता खुला करना चाहता था, ये राजशाही भी चाहता था। क्योंकि देयर वर मेनी demands from the people. They want some prosperity, they want real democracy to be realized to their own life. So ऐसे रियलाइजेशन के लिए जो मांग, जो आंदोलन उठ रही थी, उसको दबाने के लिए जो राजशाही था नेपाल में, वो भी कुछ कर रहा था कि यहाँ की प्रोडक्टिव फोर्स को कुछ आगे बढ़ा सके। यहाँ की प्रोडक्टिव फोर्स, यहाँ के जो जनता थे, उसके प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो था उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ के राजशाही भी कुछ प्रयत्न कर रहा था। ये पंचायत की बातें। तो जब जब नेपाल का कोई भी रूलिंग और पीपल की तरफ से जब वो अपना रास्ता इंडिया से बेगर अपना एजुकेशन के लिए जा रहे थे, विभिन्न वो हथियार खरीद के समझौता थे, विभिन्न प्रोजेक्ट जो हो रहा था, चल रहा था, तो उसमें इंडिया का रूलिंग क्लास वो क्या चाहता था कि नेपाल अपने ही मुट्ठी में रहे, वो कोई दूसरे कंट्री से उतना दोस्ती ना करे जितना दायरा वो तय कर देते थे। तो विद इन द बाउंड्री that they created, what I mean they is they the capitalist class of India, the ruling elites, they created boundary and they just want to put Nepal within that boundary. तो ऐसे में जो रिश्ता आगे बढ़ रहा था, तो नेपाल में भी कोई क्लास ऐसा आया कि जिसे ये लगता था कि नेपाल और इंडिया के जो इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन की तरह, इंटरनेशनलाइजेशन की तरह आगे बढ़ रहा था, तो ट्रांसनेशनल कैपिटल भी खड़ा हो रहा था। कुछ लोग, कुछ पूंजीवादी लोग ऐसा भी है कि इंडो नेपाल रिलेशन के ये सारा बुनियादी जो हम सार्वभौम सत्ता कहते हैं, जो हम इक्वलिटी के रिलेशन कहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब नाफा सेंट्रिक काम होता है, जब प्रॉफिट सेंट्रिक काम होता है, तो प्रॉफिट के आगे ह्यूमन के कोई मायने नहीं होते। हम कैपिटलिज्म में देखते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन सेट करने के लिए भी हम भी देखते हैं कि जब अरब के बड़े बड़े फॉसिल फ्यूल के जो लगानी करता होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अमेरिका का भी सरकार में किसको लाएं किसको ना लाएं ये डिसाइड करते हैं। तो दिस इज द कैपिटलिस्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटलिस्ट इरा। तो यही हो रहा था। लेकिन नेपाल भी जब एक ग्लोबल आया, तो सिर्फ इंडिया ही एक्टर तो नहीं था, चाइना भी एक्टर था। दूसरे दुनिया में वर्ल्ड सिस्टम भी एक तरफ से आगे बढ़ रहा था, वो भी नेपाल को, जो नेपाल का मार्केट है उसमें इन्वेट करना चाहते थे। जैसे कि हम देखते हैं अभी अभी नेपाल में एमसीसी का मुद्दे को लेकर यहाँ के सत्तारूढ़ हमारे पार्टी में भी बहुत सी उछल कूद हो रहा है। इस मामले में लेकर बहुत सी डिबेट्स हो रहे हैं। तो एमसीसी अमेरिकन इंटरेस्ट है, ये इंडियन इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कोई इंडियन, वो कैपिटलिस्ट क्लास और नेपाल का कैपिटलिस्ट क्लास और दुनिया के कोई भी कैपिटलिस्ट क्लास एमसीसी को लेकर एक हो सकते हैं। लेकिन जनता के पास जब हम जाते हैं तो पीपल में बी डिवाइडेड। दे इफ दे आर इन्फॉर्म्ड दे विल रिजेक्ट इट, दे विल जस्ट वो प्रतिरोध करेंगे,
वो रिजेक्ट करेंगे जनता के पास जब जाते हैं। तो जब कैपिटलिस्ट क्लास की बात आती है तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा भी होता है। तो जब ये हो रहा है, दुनिया के अनेक कैपिटलिस्ट एक्टर नेपाल में एक्ट कर रहे होते हैं, वो भी नेपाल इंडिया जो रिलेशन है वो सेव करते हैं। तो इसीलिए तो जब पहले नेहरू डॉक्ट्रिन हम कहते हैं नेपाल इंडिया रिलेशनशिप में, बहुत ही लंबा समय तक इसने काम किया। तो नेहरू डॉक्ट्रिन जो था वो कहता था कि नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ स्पेशल संबंध है। वो स्पेशल संबंध क्या है, स्पेशल रिलेशनशिप, व्हाट वाज द स्पेशल रिलेशनशिप, एक कोई भी कभी बता नहीं पाया। ये है, एक ये है, दो ये है, तीन है, ऐसा कोई एक आंसर नहीं है। वो स्पेशल रिलेशनशिप के अंडर वो चीज़ था कि हम नेहरू डॉक्ट्रिन कहते हैं कि ये इंडियन सुरक्षित छाते के अंदर नेपाल रखे रखना। नेपाल का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस ये कैसे यूज करे, उसके लिए इंडिया का परमिशन और समझदारी होना चाहिए। ऐसा बहुत सी चीज़ है कि नेपाल अपने आप अपनी सार्वभौम सत्ता और अपने जब दायरा बढ़ाना चाहता है तो उसमें इंडिया को कुछ वो हर्डल खड़ा करते थे। तो ये हम देख रहे थे। और वो ये चाहते थे कि नेपाल में कोई भी आंदोलन हो, कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम हो, तो उसमें इंडिया का कोई ना कोई हाथ होगा ही। हम देखते हैं कि जब राजशाही थे वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर अदली बदली होते थे, तो कहते थे कि इंडिया ने ये कहा, हमने नहीं माना तो मुझे निकाल दिया, ऐसे कहते थे। और जब 1990 में नेपाल में जन आंदोलन हुआ राजशाही के विपक्ष में, तो ऐसा हुआ कि जो इंडिया ब्लॉकेट किया तो वो ब्लॉकेट वो आंदोलन के समर्थक जैसा दिखता था। तो जब ब्लॉकेट आंदोलन को समर्थक होता है तो वो ये मैसेज देना चाहता था कि ये जो जन आंदोलन हो रहा है वो भी हमारे वजह से हो रहा है। तो ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस are controlled by India. All the political activities, all the movements, all the revolutionary movement are controlled by India. अगर ये साइकोलॉजी पूरी ये साउथ एशिया में, पूरा संसार में और नेपाल के लोगों तक जब ये दी जाती थी, तो नेपाल के रिसोर्सेस और इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास का जो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरह से कामयाब करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए वो बहुत आसान हो जाता था। तो उसको आसानी के लिए बहुत सी बार ये तय किया। हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हम कहते हैं कि सशस्त्र द्वंद्व हुआ, जनयुद्ध कहते हैं, तो मेनी लीडर्स ऑफ माओइस्ट मूवमेंट दे sit in India, they were in India, they reside in India, and the ruling class of India, they know that they are there. एंड जब अभी तक हम कहते थे कि अभी हमारा पार्टी भी एक ही आंदोलन में है, कोई भी ना कोई नेक्सस वहाँ पर हम दिखते थे। तो ये क्या बताने वाले थे? जब इंडिया यहाँ के सरकार को भी सहयोग कर रहा था, यहाँ का विद्रोही को भी सहयोग कर रहा था। ये सिर्फ इंडिया का ही बात नहीं, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े देश ये करते हैं दूसरे देश में अपने प्रभाव जमाए रखने के लिए, विद्रोही को भी अपना ही साथ देते हैं और रूलिंग को भी देते हैं, और वहाँ से जो अस्थिरता पैदा होते हैं उससे अपना कंट्रोल का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म का और मजबूती से पकड़ बनाने के लिए ये करते हैं। ये हम दुनिया में देखते हैं कि ये एक इम्पेरियलिस्टिक नेचर होता है। हम ये अमेरिका भी ये करता है, हम देखते हैं कि विद्रोही को भी देता है, वो भी देता है। जब हम इम्पेरियलिस्टिक को, रशिया को जब हम आरोप लगा रहे थे तो कोई बात किसी रिसर्चर ये भी कहते हैं कि वो भी करता था। जो इम्पेरियलिस्टिक रास्ते पे जाते हैं ये तय है कि उसको ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो चीज़ है इन लोगों के बीच कि वो कब्जा करने के लिए, वो जो टोटल फोर्स को कैप्चर करने के लिए ये जो चीज़ होते हैं, इसके लिए वो करना जरूरी पड़ता है। और हम देखते थे कि ये सब हो रहा था, नेपाल में भी इंडिया की तरफ से ये सब कर रहे थे। तो लेकिन रूलिंग क्लास जो जब ये कर रहा था तो रूलिंग क्लास और यहाँ का रूलिंग क्लास का समटाइम्स कुछ कंट्राडिक्शन भी होता था। वो कंट्राडिक्शन को लेकर हम जानते हैं, भले बात ही जानते हैं कि अभी अभी भी हम देखते हैं कि कुछ कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं। वो कहते हैं बुद्ध हमारा है, वो कहते हैं राम हमारा है, ऐसे कि सवाल जवाब भी
ये होता है। तो इससे कोई, जब हम बात करते हैं कि वर्किंग क्लास का, श्रमजीवी वर्गों का, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनकी भूख, उनकी रोग, जब हम देखते हैं कि भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एक जो कोविड आया है, इसका अच्छी तरीके से इसका जो मुकाबला करना चाहिए, इसका जो तैयारी सामना करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। नेपाल में भी नहीं हो रहा है, वो इंडिया में भी नहीं रहा है। भले नेपाल में जो टेस्ट का मात्रा है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो इंडिया से ज़्यादा है पर लाख के तरह से जब परसेंटेज में हम जाते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो जब ये आंदोलन, जब ये बात है कि जब भोग की बात है, जब रोजगारी की बात है, जब समानता की बात है, तो जब बहुसंख्यक जनता के लिए हम लाभ की बात करते हैं, तो रूलिंग क्लास क्या करता है कि इस बात को छिपाने के लिए, इस बात को दबाने के लिए, इस बात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कुछ और मुद्दे की सहारा चाहते, उन्हें राष्ट्रीयता के मुद्दे की सहारा चाहते। हम आपको बता देंगे कि दुनिया में, संसार में राष्ट्रीयता सबसे ज़्यादा तानाशाह लोग ने प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जब जब आप राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो आपके रग रग पे खून उबला जाएगी। हमारे देश को ऐसे कहने, हमारा उसको इसके, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा जात, जब ये कहेंगे तो वो इमोशनल हो जाता है, वो रैशनल मुद्दे पे नहीं जाता। अगर हमारा देश का कोई होता तो अच्छा, जो भी कहे, वो खूंखार अपराधी हो तो भी थोड़ा सा प्यार जता रहते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं। तो तानाशाह लोग, जो ये राइट विंग का पॉलिटिक्स है, जो ये दक्षिणपंथी लोग, ये इंटरट्विन हो गए हैं आज का न्यू लिबरलिज्म के साथ। तो ये न्यू लिबरलिज्म एंड दिस class, this, when they are talking about religion, this is not pure religion, this is neoliberal religion. When they are talking about nationalism, this is not pure nationalism, this is neoliberal nationalism. This nationalism, this religion, this caste, this ethnicity, this gender, which is backed by neoliberal agendas, that ultimately क्या करता है कि वो वर्किंग क्लास को डिवाइड कर देता है। और वर्किंग क्लास की तरफ से जो सम्मानपूर्वक जीने का, जो भोग से लड़ने का, जुटने का जो उनका आकांक्षा होता है, जो उनका वो लड़ाई होता है, वो लड़ाई को कमज़ोर कर देता है। और उनसे वो, जब वो विभाजित होते हैं तो कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास उनसे कुछ ना कुछ लाभ लेते हैं। तो इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप में भी हम ये देखते हैं, आज जो भी लड़ाई हम देखते हैं, जो भी चीज़ हम इंडो नेपाल रिलेशन के साथ ये देखते हैं, प्रत्येक चीज़ में, चाहे आप एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ऐसा मांग के लिए आरएसएस और भाजपा ने कुछ दबाव दिया था। हमारा पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा, बाबूराम भट्टराई ने, कि उन लोगों को मांग तो हिंदू राष्ट्र का था। तो हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए कि वो दिखाना चाहते थे कि उन लोगों का जो हेजेमनी है, जो सुप्रीमेसी है, वो देखो, दुनिया के सामने देखो, हम हेजेमोनिक पावर है, हमारा सुप्रीमेसी बेटर है, हम जो कहते हैं वो नेपाल करता है, हम जो बताते हैं वो करता है। तो जब ये वो बताते थे तो अपने देश का जो भी आंदोलन का उबाल आ रहा है, जो आप लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए ऐसी बात बड़ी कामयाब होती है। तो इस तरह से न्यू लिबरलिज्म को साथ में लेकर मोदी जी या इससे आगे के जो भी लीडर्स थे, तो एक वक्त भी आया जब इंडिया के रूलर लोग ने, वहाँ के पॉलिटिक्स ने जो वादा किया था समृद्धि का, आर्थिक उन्नति का, जनता के स्वाभिमान ऊंचा बनाने का, जनता के आर्थिक स्थिति आगे बढ़ाने का जो वादा किया था, जो वो पूरा नहीं हुआ, तो वो सब क्राइसिस के दौरान में गुजराल डॉक्ट्रिन आया। वो थोड़ा सोशलिस्ट ओरिएंटेशन का था। उन्होंने तो कहा था कि वो 1950 का जो समझौता है, जो यहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी इनिशिएशन से ही जो प्रतिरोध कर रहे थे, उसको भी रिवाइज करेंगे। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं, क्योंकि वहाँ का जो कैपिटलिस्ट क्लास था, उनके लिए वो बात अच्छी नहीं थी, बुरी थी। जब वो समानता के आधार पर पाकिस्तान से
रिश्ता करना चाहते थे। जब वो भूटान से और कोई भी देश हो, श्रीलंका से, चाइना से और नेपाल से, जो वो करना चाहते थे, अपने छिमेकी राष्ट्र से जो वो संबंध बनाना चाहते थे, तो वहाँ के कैपिटलिस्ट क्लास को वो पसंद नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया कि इसके विपक्ष में खड़ा होकर उनका सरकार ही गिरा दिया। ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। तो जब यहाँ का एक सरकार गिरता है, दूसरी सरकार खड़ा होता है, तो यहाँ के कहते हैं कि यहाँ पे भी ये इंडियन का सरकार है, ये इंडियन का सरकार नहीं, दिस इज बैक्ड बाय इंडिया, दिस इज नॉट बैक्ड बाय इंडिया। जो ये रेटोरिक क्रिएट कर रहे हैं, इसके पीछे वो है कि यहाँ के रिसोर्स कंट्रोल करने के लिए, यहाँ के वर्किंग क्लास का जो मांग है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको म्यूट करने के लिए और अल्टीमेटली कोलैप्स करने के लिए। क्योंकि जो वर्किंग क्लास का मांग है इंडिया में, वही वर्किंग क्लास का मांग नेपाल में भी है। हमारा खान की करीब करीब एक ही है, हमारा दैनिकी एक ही है, हमारा जीवन स्तर एक ही है। और जब हम बिगर ग्रेटर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो ये स्वयं में ही एक इंटरनेशनल एजेंडा है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब समाजवाद एक ही देश में, एक ही प्लेस में ये आ नहीं सकता, ये वर्ल्ड का आंदोलन का एक हिस्सा है। तो इसको दबाने के लिए जब वर्किंग क्लास, सारा दुनिया के वर्किंग क्लास एकगठ होने के लिए, एक कैपिटलिस्ट क्लास जो है, जो 1990 के दशक के बाद न्यू लिबरल क्लास के तरह से हमारे आगे प्रकट हुआ है, तो वो ये डिवीज़न के लिए काफ़ी हद तक अपने एजुकेशन को लेकर वो विभिन्न यूनिवर्सिटी से, विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओ से, विभिन्न फंडिंग से और विभिन्न इंटेलेक्चुअल और उस तरह के डिबेट से हमें डिवाइड करना चाहते हैं। हम देखते हैं ना, इंडिया में हिंदू मुस्लिम का जो डिबेट होता है, जात का जो डिबेट होता है, तो हम देखते हैं कि एक डिबेट के अंदर गरीबी का डिबेट कितना होता है। जब हम नेपाल भारत के संबंध की बात करते हैं, तो इनका आपस में एक साझा एजेंडा क्या है, उसको सॉल्व, साझा समस्या क्या है, इनका जो शेयर्ड जो चीज़ होता है, उनमें से हम कितना बात करते हैं। तो हम जो हमारा डिवीज़न का चीज़ है, जो हमारा साझा नहीं है, अपना अपना है, उसका हम कितना बात करते हैं। हम आइडेंटिटी को ज़्यादा देखते हैं, हम जो गरीबी, इनइक्वालिटी को इग्नोर करते हैं। क्यों ये करते हैं? तो इसका ग्राउंड कहाँ पर है? इसका ग्राउंड मनुस्मृति में है और कोई धार्मिक ग्राउंड में है, या इसका ग्राउंड कैपिटलिज्म में है? तो हमें लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल मैटेरियलिस्ट कंसेप्ट से जब ये युग कैपिटलिस्ट युग है, तो इसका ग्राउंड भी, दे आर ऑल रूटेड टू कैपिटलिज्म। तो हम इस बात कह रहे थे कि जब अब नेपाल ने जब अपना स्वतंत्रता के दौरान अपना जो प्रभाव बढ़ाया, हमारा लोग पहले इंडिया में ही जाते थे, चाहे सोल्जर हो गए, अभी अभी हम कहते हैं कि गोरखा रेजिमेंट में करीब 32,000 नेपाली सोल्जर है। तो अभी बात ऐसा नहीं हुआ कि पहले के डेस्टिनेशन तो सिर्फ इंडिया था, अभी तो हमारा मेनी पीपल दे गो फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, इन यूरोप, in America, in Australia, and many people they go to the Middle East. तो इससे क्या हुआ कि इंडिया पर हमारा जो डिपेंडेंसी है, वो उसका मेटेरियल कंडीशन जो था वो पलट गया। तो इससे क्या होता है, तो जब नाकाबंदी करते हैं इंडिया, तो हमारे कुछ रास्ते बन गए, कुछ एग्रीमेंट हो गए चाइना के साथ। इससे क्या होगा कि हमारा जो यूथ है वो भी गए, पढ़ने के लिए भी गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, ऑस्ट्रेलिया गए और चाइना गए, बांग्लादेश गए, इंडिया में भी अभी भी जा रहे हैं। तो इनका वेराइटीज़ हुआ, वहाँ से क्या हुआ, एजुकेशन आया, मास कम्युनिकेशन आया, ये जो चीज़ आया, इनसे क्या हुआ कि डिपेंडेंसी कम हो गया। तो एक डिपेंडेंसी बरकरार करने के लिए इंडिया के जो रूलिंग एलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और नेपाल का जो मेटेरियल कंडीशन है वो बहुत ही फर्क हो रहा है। तो वो लोग हम हमारे एजेंडा पे, हमारे सार्वभौमिकता पे, हमारा जो हमें और भी नेशन के साथ जो इक्वलिटी में हम फंक्शन करना चाहते हैं, इसके लिए जो एजुकेशन, जो शिक्षा हम विभिन्न देश में जाकर लेकर आ रहा है, उससे हमारा इंडिया का जो डिपेंडेंसी है वो घटा दे रहा है। ये मेटेरियल कंडीशन का में आया हुआ चेंज है। तो इस चेंज से क्या हो रहा है कि हमें
कुछ ऐसे एजेंडा चाहिए जो हम वर्किंग क्लास के, ऐसे इंटेलेक्चुअल डिबेट चाहिए जो हम वर्किंग क्लास के यूनिटी के लिए, शेयर्ड ह्यूमैनिटी के लिए, विराट मानवता के लिए, शांति के लिए, हमारा रोजगारी के लिए, हमारा भूख के लिए, हमारे गरीबी के लिए कामयाब हो। ऐसे हम आंदोलन चाहेंगे, ऐसे हम मूवमेंट चाहेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो AISF बिहार ने इंडो नेपाल रिलेशन के लिए ये जो बात हमें तय की, ये जो बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, कुछ बात मैंने आपको बताया, तो इससे भी देयर माइट बी सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस पीपल टू पीपल रिलेशन, toward some good relation, towards some intellectual debate what should be done. And beyond what the Indian mainstream politics is saying, what the Nepali mainstream ruling elites are saying, what the mainstream right-wing media is saying, this is not, that is not only the truth, that is total fallacy, that is total bullshit, nonsense. And that are not the real agendas of people of Nepal and India. That was never the real relationship between Nepal and India. ये जो historical relationship हम देखते हैं कि जब ये मैंने पहले भी कहा, जब ये नेपाल नेपाल अभी का नेपाल जैसा नहीं था, जब ये इंडिया इंडिया के जैसे नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मीडिया वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चाइना फॉर इंस्टिगेटिंग नेपाल से एक्शन। क्या चाइना नेपाल का एक्शन, चाइना नेपाल चाइना का पपेट है? जब वो ये कह रहा है तो और भी दूरी बढ़ रही है। ये कोई डिप्लोमेटिक नोट नहीं है। हाँ, अभी अभी जो दिखते हैं कि वो लिपू लेक को लेकर, काला पानी को लेकर और लिम्पिया धुरा को लेकर जो डिस्प्यूट हो रहा है, हम देखते हैं कि ये तो वो डिस्प्यूट आज का नेपाल और इंडिया का रूलिंग क्लास क्रिएट नहीं कर रहा है। जो कॉलोनी से ब्रिटिश इंडिया नेपाल से कुछ समझौता किया, उस समझौता के दौरान से कुछ डिस्प्यूट का जो ग्राउंड रूट है तो वहाँ तक है। तो उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं? इसके लिए दो देश को मिलकर बातचीत करना चाहिए। लेकिन जो ये कमिटी बनता है, विभिन्न मिशन बनता है, कमीशन बनता है, तो वहाँ पे ये सारा चीज़ का सुलझाने के लिए, ये सारा चीज़ का, ये क्राइसिस का सेटलमेंट के लिए कोई भी कामयाब वार्ता नहीं होता। ये जस्ट वी आर गोइंग ओनली इन द पोलेमिक्स, ओनली टू जस्ट रीस्टोर आवर पावर। दिखा दिया ना हमने नेपाल को, दिखा दिया ना हमने भारत को। ऐसे करके क्या होता है कि वो लोग अपना जो रोब होता है, कैपिटलिस्ट जो एलिट्स है, जो शासक वर्ग है, उसका जो रोब है वो एक खौफ, एक मनोविज्ञान क्रिएट करना चाहते हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, देखो हम ये कर सकते हैं, और अपना ज़्यादती अपना स्वार्थ जनता में लादना चाहते हैं। तो जनता की तरफ से, और हम जो नेपाल इंडिया रिलेशन, अच्छे रिलेशन के लिए काम करते हैं, जो हम समाजवाद के लिए काम करते हैं, जो हम गुड रिलेशनशिप के, बेटर ह्यूमैनिटी के लिए, पीस के लिए और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के लिए हम बात करते हैं, तो ये सारा बात करने वाला, ये सारा जो कैपिटलिज्म है आज जो न्यू लिबरल फॉर्म में हमारा आगे खड़ा है, इसके विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। ये जो कायम करना चाहता है हेजेमनी, वो चाहे अपने विचार आइडियोलॉजी के माध्यम से, चाहे इकोनॉमी के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, वो जो कर रहा है, वो जो बताना चाहता है, वो जो दिखाना चाहता है, वो सब झूठ है। इसके लिए हम खड़ा होना चाहिए, और जो आप और हम यहाँ के मिल के कुछ बात जो हम कर रहे हैं, इस बात से उस खड़ा होने के लिए कुछ ग्राउंड बन जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले भी कहा, कुछ समय आगे हम बेगूसराय में आए थे सॉलिडारिटी के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो ये बात, ये जो हमारा बातचीत का जो ढंग है, इसको और ज़्यादा घनीभूत बना लेना चाहिए। और जो चीज़ ये न्यू लिबरल अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए जो रिलेशन तरफ हमें धकेल रहा है, जो वार की तरफ ये हमें धकेल रही है। वार मीन्स नॉट ओनली द वार बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्री, नॉट इट इज जस्ट पुटिंग गन अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वार। ये वार जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, जो इतना भोग को बढ़वा दे रहा है, जो ये गरीबी को बढ़वा दे रहा है, और हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी उस तरफ ड्राइव करने के लिए जो ये कर रहा है, हमारा लीडर्स को ये खरीद करके, चाहे वो कम्युनिस्ट लीडर हो या सोशलिस्ट लीडर हो, मार्क्सिस्ट हो व डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हो, वो सबको जो वो खरीद करता है और अपने चंगुल में उन्हें रखने की कोशिश करता है, वही ये इंडो नेपाल रिलेशन डिफाइन करता है, और वो जिससे उसका लाभ होगा वही करता है। हम देखते हैं कि इसके खिलाफ ये सारा चीज़, ये प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो है, वी शुड बी मोर इंट्रीगल against the against the hegemonic blocks, against this new liberal actors. So I wish I can say this much for today. और जो भी साथी इस छलफल में शामिल हुए, आप सब लोगों को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। नेपाल से कुछ बात रखने के लिए आप लोगों ने जो समय मुझे दिया, मुझे कहा कि कुछ बात कहें, तो ये नेपाली वर्किंग क्लास की तरफ से, नेपाली यूथ की तरफ से, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मार्क्सिस्ट परंपरा है, उनकी तरफ से हम कहते हैं कि हम हाथ में हाथ मिलाकर ये जो न्यू लिबरल पॉलिसी है, जिसे हमारा देश का आंतरिक मामला सेट करता है, जो हमारा देश बीच का वैदेशिक मामला सेट करता है, जो हमारा सोसाइटी और सोसाइटी का, जो हमारा एक गरीब राज्य और राज्य का बीच में जो फासला क्रिएट करता है, उसके विपक्ष में हम एक होकर हमें लड़ना चाहिए। सो दिस वाज माय फर्स्ट एवर प्रेजेंटेशन इन हिंदी। तो अब अगर कोई भूल हुआ हो डिलीवरी में, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। लाल सलाम।